वेलकम बैक गाइस। अभी तक हमने म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सीखा था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। आज हम म्यूचुअल फंड की कड़ी में थोड़ा सा डिटेल आपको और समझाएंगे। अब म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं हमें ये समझना है। ये जो छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स हैं आपको, ये एक्चुअली आपको कंसोलिडेट करते हुए आप देखेंगे 5, 10, 15 ट्यूटोरियल्स के बाद या जो हमारे सेशंस है उसके बाद आप प्रॉपरली समझ जाएंगे कि कब कैसे कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है। मे बी आपको किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट की ज़रूरत हो या हेल्पर की ज़रूरत हो, वो बाद में होगा, लेकिन आपको इतना बेस क्लियर हो जाएगा इन सब से कि आप खुद भी काफ़ी डिसीजन ले पाएंगे। कोई सजेशन मेरी तरफ से नहीं है, मैं खाली आपका नॉलेज एनहांस करने के लिए ये सेशंस ले रहा हूँ। सो आज हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। थोड़ा क्रूशल चीज़ है क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें हमारे लाइफ के ऑब्जेक्टिव, हमारी वैल्यू सिस्टम, हम क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, आपको पता है म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये डिफरेंट लोग जो हम जैसे आप जैसे इन्वेस्टर्स हैं, जब पैसे को पूल करते हैं और एक प्रोफेशनल की हेल्प से हम सिक्योरिटीज़ में शेयर्स, बॉन्ड्स और भी अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब उनकी एक्यूमेन को यूज़ करते हुए हम इन्वेस्ट करते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न पाने की कोशिश करते हैं विथ सर्टेन फीस अटैच टू दैट प्रोफेशनल सर्विस, तो उसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तो हमारे पैसे कई लोग मिल के पूल कर रहे हैं एक जगह और कोई इसको हमारे बिहाफ में अपनी एक्सपर्टीज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के अकॉर्डिंग उसको इन्वेस्ट करता है मार्केट में और हमें उस पैसे का रिटर्न देता है। हमारा मूल, हमारा इंटरेस्ट के फॉर्म में कह लीजिए, हमारा पैसा ग्रो अप होकर हमारे पास रिटर्न आता है। तो आज हम सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। पहला जो होता है, ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड हम मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग कि कितना मतलब टाइम तक हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला जो म्यूचुअल फंड हम बात करेंगे या पहला जो टाइप की बात हम करेंगे वो डिपेंड करता है उसकी मैच्योरिटी कितनी टाइम तक है। जैसा हमने बैंक में देखी, अगर आप सेविंग अकाउंट में देखेंगे, पैसे कभी भी डालिए, पैसे कभी भी निकालिए, आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई रोक नहीं लगता। लेकिन फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, आप एक फिक्स टाइम के लिए पैसे डालते हैं, मान लेते हैं 2 साल के लिए, और आप 2 साल बाद जाते हैं, आपको ब्याज सहित पैसे वापस मिल जाते हैं फिक्स डिपॉजिट में। अगर आप पहले निकालते हैं तो उस पर एक छोटा सा पेनल्टी लगता है, तो हम कोशिश करते हैं हम ना निकालें। तो म्यूचुअल फंड भी इस तरह से मेनली 2 तरह के होते हैं। पहला ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड जो कि सेविंग अकाउंट की तरह है, समझ लीजिए। मैं कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, सेविंग अकाउंट से बोल दो, इसका कोई मैच नहीं है, लेकिन ये कभी भी हम पैसे लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। मतलब कोई फंड ऑफर चल रहा है, इनिशिएट हुआ, इनिशियल फंड ऑफर है, न्यू फंड ऑफर है, तो हमने उसमें पैसे लगा दिए, या वो ऑलरेडी रनिंग में है, हम करंट एनएवी पे, नेट एसेट वैल्यू पे उसको परचेज कर लिए, और 2 दिन हुआ, 2 साल हुआ, 20 साल हुआ, जब तक हमारा मन कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया था, जितना लंबा होगा, जितना रेगुलर होगा, उसके बेसिस पे जब तक हमारा गोल मीट नहीं हो रहा है, हमने पैसे लगा के रखे। किसी भी दिन मन होता है, हमने पैसे उसके रिडीम करा लिए, विदड्रॉ करा लिए। ओपन एंडेड फंड कभी भी लगाइए, कभी भी निकालिए। दूसरा क्या होता है, क्लोज्ड एंडेड फंड। अगेन जैसे मैंने एक प्लेटफॉर्म की तरह समझाया था, ये कुछ फिक्स डिपॉजिट की तरह से, मैंने इनिशियल फंड ऑफर की तरह जब न्यू फंड ऑफर आते हैं तब मैंने उसका पैसा लगाया, और उसमें एक समय सीमा होती है कि आप 2 साल 5 साल बाद ही पैसे निकाल पाएंगे, तो हमारे पैसे लग जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही उस पैसे को निकाल पाते हैं। आपको शायद समझ में आया होगा। ओपन फंड, ओपन एंडेड फंड्स कभी भी निकालिए, कभी भी लगाइए। क्लोज्ड एंडेड फंड लगाने का एक टाइम होता है, बट निकालना, जब आपको विड्रॉ करना है, जब रिडीम करना है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है। और इसको आप मतलब माइंड में फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर कर सकते हैं कि एक टाइम बाउंड। और इन दोनों के मिक्सचर के बेसिस पे एक तीसरा फंड बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड इंटरवल फंड, जिसका जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो कुछ इस तरह से
आपने इनिशियल फंड के टाइम पे लगा दिया उसको, जब न्यू फंड ऑफर आया तब आपने उसको लगाया, लेकिन कभी भी आप उसे नहीं निकाल सकते। उसके लिए एक पर्टिकुलर विंडोज दिए जाते हैं कि आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद आप उसको पैसे को निकाल सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट वो एक्सचेंज में, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज मैंने बताया था जहाँ पे शेयर की खरीद फरोख्त होती है, उसमें जाके आप ट्रेडिंग भी, क्योंकि वो लिस्ट कर दिया जाता है शेयर्स की तरह, वो लिस्टिंग हो जाती है, तो आप सेकेंडरी मार्केट में उसकी परचेज कर सकते हैं या बाय सेल कर सकते हैं। तो आज मैंने एक इंटरवल फंड में लगाया, न्यू फंड ऑफर के अकॉर्डिंग, NFO कहते हैं, नया फंड लॉन्च हुआ, मैंने लगा दिया पैसे, अब वो मार्केट में लिस्ट हो गया जिस दिन वो लॉन्च हुआ। अब मुझे 1 साल बाद ही पैसे की ज़रूरत है, उसका सीलिंग लगा हुआ है, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में आके या अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू उसको सेल कर सकता हूँ। और कोई वर्ल्ड में या कोई हमारे कंट्री में अगर इन्वेस्टर लगाना चाह रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली उतने हमारे जो यूनिट्स हैं उसको परचेज कर लेगा, हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। जैसा मैंने स्टॉक ट्रेडिंग बताया था आपको, अगर आप वीडियो ध्यान से देखे हो, तो उसी तरह हमारे पैसे हमारे खाते में, उसके पैसे फंड हाउस में चले जाएंगे, उसको उतने यूनिट एलोकेट हो जाएंगे और हमारी यूनिट लिक्विडेट हो जाएगी, रिडीम हो जाएगी। ये होता है इंटरवल फंड्स। आई होप ये जो मेन 3 चीज का आपको मैंने बताया, बेस्ड ऑन मैच्योरिटी, ये पहला क्लास है म्यूचुअल फंड का, जिसमें हम कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, लिक्विडिटी के बेसिस पे आप कह लीजिए या मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बेसिस पे कह लीजिए, उस पर डिपेंड करता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी चीज जो है वो डिपेंड करती है कि हमारा जो पैसा लग रहा है वो किस एसेट क्लास में लग रहा है या किस इंस्ट्रूमेंट में लग रहा है जिसका रिस्क कितना है। जैसे शेयर्स आपको पता है काफ़ी, या इक्विटीज़ जिसे कहते हैं, काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है अगर हमने सही तरीके से लगाया। 1 साल में पैसे डबल भी हो सकते हैं, 1 साल में पैसे जा भी सकते हैं अगर आपने पंटर शेयर में या जिसे बोगस शेयर कहते हैं उसमें लगाया तो अगर आप प्रॉपरली लगाएंगे हो सकता है 1 साल में, 2 साल, 5 साल में पैसे आपके डबल हो, जो शायद बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सेफ होता है, थोड़ा स्लोली होगा। तो एक तो होता है इक्विटी स्कीम्स, जिसमें अगर आप पैसे लगाते हैं तो आपका पैसा पूरी तरह से शेयर मार्केट में लगता है। अब इसके भी 3 सब कैटेगरीज हैं। एक, लार्ज कैप कंपनीज, जो सबसे मार्केट कैप के बेसिस पे, मैं आपको एक सेशन में मार्केट कैप समझाऊंगा क्या होता है, कैसे इतने बड़े लोग की बोला जाता है, ये दुनिया में नंबर 1 अमीर आदमी है, ये दुनिया में नंबर 2, उस सब चीज़ों को समझाऊंगा, तो आने वाले सेशंस को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे सेबी ने या हमारे स्टॉक एक्सचेंज के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो सबसे टॉप के 100 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, उनको अगर हम चूज करते हैं तो उन्हें लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है, लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनीज। जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें अगर पैसे लगते हैं तो लार्ज कैप, 100 से या 101 से 250 तक की जो रैंकिंग होती है उस कंपनीज में अगर पैसे लग रहे हैं तो वो मिड साइज का या मिड कैप कंपनीज, और 250 के बियॉन्ड, मतलब 251 या उसके आगे जितनी छोटी मोटी कंपनीज हैं जिसके मार्केट कैप धीरे धीरे साइज में डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, उसमें अगर पैसे लगते हैं तो वो स्मॉल कैप कंपनीज होती है। तो ये मार्केट कैप के बेसिस पे इक्विटी स्कीम्स को डिसाइड किया जाता है। तो पहला, अगर हम रिस्क एक्सपोजर या एसेट क्लास के बेसिस पे बात करें तो पहला होता है इक्विटी स्कीम। इक्विटी स्कीम के 3 पायदान होते हैं, वैसे तो इसके मिक्सचर भी कई तरह से बन जाते हैं, लेकिन पहला लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप। इसके बेसिस पे इक्विटी स्कीम्स की या शेयर में जहां पैसे लगते हैं उसका क्लासिफिकेशन होता है। अभी आप खाली समझते रहिए, क्योंकि किसी दिन आपको इसका ऑब्जेक्टिव या एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है, तो हो सकता है आपको लगे कि मैं इक्विटी स्कीम्स में पैसे लगाऊंगा, इक्विटी स्कीम में सबसे सेफ क्या है, लार्ज कैप कंपनी, इसमें लगाऊंगा, या आपको लगे नहीं स्मॉल कैप कंपनीज जिसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, रिस्क भी ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है, चलिए उसमें लगाते हैं। तो आपको पहले तो नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में, क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और कहाँ हम पैसे लगाएं। जैसे हम दुकान में जाते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, चलिए अब इस चीज़ों को खरीदते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगी। तो पहला, इक्विटी स्कीम्स बेस्ड ऑन एसेट
क्लास। दूसरा जो होता है, इसको कंपेयर करिए, वो पहले मैं बता दूं, ये डेट स्कीम्स होती है, DEBT, डेट स्कीम्स। ये कुछ हद तक आप समझ लीजिएगा जैसे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, FD, कुछ हद तक उस लाइंस में समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने डेट स्कीम्स आपको नहीं समझाया, मैंने आपको इस शेयर मार्केट के बारे में समझाया है। डेट स्कीम्स जैसे जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, उसके लिए गवर्नमेंट्स को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट हो जाए, बड़े बड़ी कंपनीज हो जाए, सबको पैसे उठाने के लिए वो बॉन्ड्स डेट मार्केट में, जैसे पैसे दो तरीके से मैंने आपको बोला था लिया जा सकता है। पहला अपने हिस्से की बंटवारा करके, और दूसरा उधार में लेके। तो चाहे गवर्नमेंट उधार ले रही है या कोई कंपनी उधार ले रही है, वो अपने मार्केट में इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं बॉन्ड, BOND, वो फ्लोट करती है। हमने मान लेते हैं कि NHPC एक कंपनी है, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, पहले HDFC लिमिटेड होती थी, इनको पैसे की ज़रूरत है, इन्होंने बॉन्ड मार्केट में लगाए, बॉन्ड मार्केट में फैलाए, हमने उसको ले लिया। तो क्या हुआ, हमने एक तरह से पैसे उधार दे दिए इन कंपनीज को, और जिस लिखा है उसमें 2 साल 5 साल के बाद उनको पैसे उधार को लौटाना है हमें रिटर्न के साथ। तो ये थोड़े सेफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें रिस्क कम होता है, लेकिन जहां रिस्क कम होगा रिटर्न कम होगा। तो दूसरा जो एसेट क्लास या रिस्क एक्सपोजर के बेसिस पे, पहला कैटेगरी क्या था, इक्विटी स्कीम, दूसरा है डेट स्कीम्स, जिसमें पैसे मार्केट में अलग अलग तरह के बॉन्ड्स में लगते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड्स हो सकते हैं, चाहे वो इवन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसे लिए जाते हैं एक दूसरे से। बैंक एक दूसरे से उधार लेती है कि आज ही मेरे पास बहुत ज़्यादा विड्रॉल के इंस्ट्रक्शन आ गए, तो हो सकता है A बैंक ने B बैंक से उधार ले लिए 2 दिन के लिए, 2 महीने के लिए। क्यों, ये सब पैसे की जो ट्रांजैक्शन है मनी मार्केट में होता है, इसके लिए भी पैसे मार्केट से उठाए जाते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जिसे कहते हैं, वो आपका पैसा लेके ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं जहां रिटर्न भले थोड़ा कम है, लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो पहला एसेट क्लास में इक्विटी स्कीम, जहां पूरी तरह से मार्केट में शेयर्स में पैसे लगाए जाते हैं, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप हो। दूसरा बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट, आपका पैसा लगेगा जो कि थोड़ा सिक्योर है, और उसमें भी गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, या प्राइवेट बॉन्ड्स हो गए, या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, लॉट मेनी थिंग ये। और तीसरा इनका मिक्सचर, मैंने 100 रुपये अगर म्यूचुअल फंड में लगाए, और इस फंड को क्या बोलते हैं, बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड्स या हाइब्रिड स्कीम्स। इस पैसे में, इस फंड में अगर मैंने पैसे लगाए, मैंने 100 रुपये दिए, तो क्या होगा, ये 100 रुपये में 60 रुपये इक्विटी में चले जाएंगे, मतलब शेयर मार्केट में, 40 रुपये बॉन्ड मार्केट में। तो हमें जो रिटर्न मिला वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहा, क्योंकि कुछ पैसा शेयर में जा रहा है तो वो रिस्की है लेकिन रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, कुछ पैसा डेट मार्केट में जा रहा है जहां रिटर्न कम है लेकिन सिक्योरिटी है। तो दोनों का मिक्स हाइब्रिड स्कीम्स कहती है। ये एक कैसे चूज करें, ये इसके लिए मैं एक अलग सेक्शन लूँगा, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमारा ऑक्यूपेशन कैसा, हमारे लिवलीहुड कैसा, हमारी रिक्वायरमेंट कब आने वाली है, हम किस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं आज की डेट में। तो आज अगर मैं 30 इयर्स का हूँ और मेरे बगल में कोई 50 इयर्स का बैठा हुआ है, मैंने आपको बताया भी था, दोनों की जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट वो अलग अलग होगा। नॉट ओनली एज, ये डिपेंड भी करता है किस तरह का बिजनेस है, कब आपको पैसे की ज़रूरत है। तो सबसे पहले याद करिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पहले हमने क्या बोला, हमारे पैसे म्यूचुअल फंड में ओपन एंडेड फंड या मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्लास ओपन एंडेड फंड, क्लोज्ड एंडेड फंड, और तीसरा क्या था, इंटरवल फंड्स। अगर हम दूसरे मेजर कैटेगरी की बात करें तो वो एसेट क्लास या रिस्क एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड करता है, इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम्स, या तीसरा क्या था, हाइब्रिड स्कीम, उसी को बैलेंस्ड फंड्स भी बोलते हैं। ये 2 तरह के मेजर क्लासिफिकेशन हो गया। अब ये तो जहां पे पैसे लग रहे हैं या जो मार्केट है उसके बेसिस पे था। हम अगर अपनी बात करें, हमारा चॉइस क्या होता है, कई बार हम चाहते हैं कि हमें 5 साल के लिए पैसे लगाए, तो 5 साल में जितना पैसा तैयार होके आ रहा है हमें एक बार में 5 साल में मिले।
ग्रोथ फंड्स जिसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह में, तो दो तरह से हम इसको कह सकते हैं। एक, जो हमें पैसे जैसे हमने लगाए मार्केट में, एक है हर साल रिटर्न आता रहे उसका डिविडेंड के फॉर्म में, और दूसरा एक बार में 5 साल तक पैसे बढ़ जाए। ये एक ऑप्शन होता है, मेनली एक तरह से हम चॉइस कर सकते हैं कि हमने जो पैसे लगाए वो 5 साल तक के लिए एक बार में निकालेंगे 5 साल बाद, या हर साल हर 6 महीने में मुझे कुछ कुछ पैसा वापस आता रहे। तो डिपेंड करता है, तो वेदर इट इज़ अ ग्रोथ और इट इज़ अ डिविडेंड ऑप्शन। लेकिन फंड की अगर हम बात करें तो 3 तरह के फंड्स होते हैं। एक जैसा ग्रोथ फंड, जो कि शेयर मार्केट में लगाने के साथ साथ उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। इनकम फंड्स दूसरा, जो कि डेट मार्केट में अगर हम लगाते हैं तो उसमें रिटर्न्स भले थोड़े कम होते हैं लेकिन सिक्योर्ड रहते हैं, इसलिए इनको इनकम फंड्स बोला जाता है। और तीसरा लिक्विड फंड, जो मैंने आपको बताया मनी मार्केट, ये काफ़ी हद तक आपके करंट अकाउंट की तरह होता है। अगर बैंक में आप जानते हैं बिजनेसमैन क्या होता है, कभी भी उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कभी भी उसके पास पैसे आ जाते हैं, तो हर दिन वो पैसे रखता है, निकाल लेता है। इस तरह के अकाउंट में ज़्यादातर बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है। तो मनी मार्केट या लिक्विड फंड्स जिसे कहते हैं, आपका करंट अकाउंट की तरह है। आज आपने पैसे लगाए, आप 2 दिन बाद चाहते हैं वापस निकाल लीजिए, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन आज आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपके पैसे कल मिलेंगे। ये नहीं कि जैसे बैंक में गए तो अभी पैसे निकालने, अभी निकाल के चले आए, या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अभी मैंने विड्रॉ कर लिया। इसमें आपको एटलीस्ट 1 दिन का टाइम लगता है लिक्विड फंड में। तो समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैटेगराइजेशन ऑफ दीज वेरी फंड बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो ग्रोथ फंड, इनकम फंड, लिक्विड फंड, और एक और इम्पॉर्टेंट फंड होता है जो कि हमारे टैक्स को बचाने के लिए हेल्प करता है, डेट इज़ ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, या जिसे हम टैक्स सेविंग फंड्स भी बोलते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि अगर हम इन फंड्स में पैसे लगाते हैं तो जो सेक्टर 80C के तहत हमें 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, वो इसके थ्रू कवर हो सकता है। तो मैंने हो सकता है इंश्योरेंस ना लिया हो, मैंने प्रोविडेंट फंड में पैसे ना जमा किए हो, वैसे इन सब इंस्ट्रूमेंट में भी 80C का बेनिफिट मिलता है। तो हम म्यूचुअल फंड में अगर टैक्स सेविंग या ELSS फंड्स में पैसे लगाएं तो हमें 80C का बेनिफिट मिलता है। और भी कई तरह के फंड्स होते हैं, जैसे सेक्टर फंड्स। अब मैं इक्विटी मार्केट की बात करूं, उसमें पर्टिकुलरली एक तरह का सेक्टर, जैसे पावर सेक्टर, तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी लेगी और खाली इलेक्ट्रिक कंपनीज में ही जो पावर जनरेट करते हैं, जस्ट लाइक NTPC, इन सब कंपनीज में ही पैसे लगाएगी। ऑटोमोबाइल फंड मान लेते, तो खाली आपके पैसे जो हैं वो ऑटोमोबाइल कंपनीज में लग रहे हैं। IT फंड, सेक्टोरल फंड, मतलब क्या, एक एक सेक्टर के बेसिस पे आपके पैसे लगाए जा रहे हैं। IT फंड्स मतलब खाली सॉफ्टवेयर कंपनीज के ऊपर ही फंड आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है सॉफ्टवेयर कंपनीज ज़्यादा डेवलप करेगी तो आप बाकी कंपनीज में क्यों पैसे लगाएंगे, इसी में लगाइए। इसके लिए चॉइस ऑफ फंड मिलता है। तो दिस आर कॉल्ड सेक्टर फंड। एक और तरीके का फंड होता है, ये सब अदर फंड्स की कैटेगरी में आता है एक्चुअली, इंडेक्स फंड, या जिसे हम पैसिव फंड्स भी कहते हैं। एक तो होता है, मैंने एक म्यूचुअल फंड के मतलब फंड मैनेजर को हायर किया म्यूचुअल फंड में जो होते हैं, और उनको बोला मेरे पैसे लगाइए, वो अपने एक्सपर्टीज से पैसे लगा रहा है। वो एक्टिव इन्वेस्टिंग हो गई। दूसरा पैसिव इन्वेस्टिंग क्या कहता है कि जिसमें मैंने उसको बोल दिया जैसा सेंसेक्स मूव कर रहा है, जैसे निफ्टी मूव कर रही है, मुझे उसी का रिटर्न चाहिए। तो इसमें फंड मैनेजर को कुछ खास नहीं करना होता कि अपना दिमाग लगा कि इधर पैसे लगा रहा है, उधर लगा रहा है। उसमें मैंने आपको जैसे सेंसेक्स और निफ्टी समझाया था, सेंसेक्स में 30 शेयर का एक पर्टिकुलर वेटेज के अकॉर्डिंग एक कॉम्पोजिशन बनाया गया है। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर भी क्या करेगा, आपके पैसे अगर आपने 1 लाख रुपए दिया, आपने 1000 दिए, और आपके जैसे कई और लोग पैसे जमा कर रहे हैं, उन सब का पैसा उसी रेशियो में, उसी वेटेज में सारे 300 शेयर में सेंसेक्स में लगा देगा, या अगर वो निफ्टी फंड है तो निफ्टी के 50 शेयर में लगा देगा, और उसे खाली उसका वेटेज जैसा जैसा स्टॉक एक्सचेंज करता है उसी प्रोपोर्शन में चेंज करना है। तो इसलिए इसे पैसिव फंड कहते हैं कि वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, वो खाली एक स्टॉक एक्सचेंज को देख के उसके इंडेक्स फंड को लगा रहा है पैसे उसमें। तो दीज आर कॉल्ड इंडेक्स फंड। और भी कई छोटे मोटे फंड होते हैं, जैसे फंड ऑफ फंड्स। म्यूचुअल फंड के कई फंड्स को मिला के भी एक फंड बनाया जाता है कि चलो मैंने कुछ ग्रोथ फंड लिया, कुछ इनकम फंड लिया, और इसका मिक्सचर बना के एक फंड डाल दिया, और आप सोच रहे हैं इसमें पैसा लगाएं।
एक एसेट एलोकेशन फंड आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह में देखा होगा, जिसमें फंड मैनेजर टाइम टू टाइम क्या करता है, कभी ग्रोथ में पैसे लगाता है, देखता है कि शेयर मार्केट बढ़ने वाली है, अगर वो देखता है कि बैंक वो जो रेपो रेट्स है वो घटना है या बढ़ना है, जिसके बेसिस पे बॉन्ड मार्केट काफ़ी इफेक्ट कर सकती है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में शिफ्ट कर दिया। या जैसे आजकल आप देख रहे हैं गोल्ड काफ़ी प्राइस में बढ़ चुके हैं, 1 लाख के रेंज में आ गया गोल्ड के 10 ग्राम की कीमत, तो उसे पहले से अंदाजा अगर लग गया तो वो आपका पैसा गोल्ड में लगा देगा। तो दीज आर एसेट एलोकेशन फंड। मिक्सचर का पूरा टेस्ट आपको फंड का मिलता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का बेनिफिट मिल जाता है, जिसमें फंड मैनेजर ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। तो ये कुछ तरह के फंड्स हैं जिसमें मैं म्यूचुअल फंड, जिसमें मैं बताऊं कि टाइप्स की तरह डिफाइन कर सकते हैं हम कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो म्यूचुअल फंड हमने समझा, म्यूचुअल फंड के टाइप समझ लिया। धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि एक्चुअली हम कब हमारी नीड के अकॉर्डिंग क्या चूज़ करें, आप उस डिसीज़न तक आसपास पहुंच जाएंगे। तो हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा एक कंप्लीट ओवरऑल फाइनेंशियल नॉलेज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय।